तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा नाम जो अभिनय की दुनिया का पर्याय बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शख्स, जिसे आज भारत का सबसे महान अभिनेता माना जाता है, उसे अपने शुरुआती दिनों में काम तक नहीं मिलता था। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। तेरी पनाह में हमें रखना। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ठुकराया हुआ एक्टर बन गया भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा नाम। आखिर वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसने इनका मजाक उड़ाया था? आखिर क्यों ये ओम पुरी साहब को अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे? और आखिर क्यों इन पर लगा था देशद्रोही का आरोप? आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह साहब की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल है जो उन पर फिट नहीं बैठे। आखिर वो एक्टर ही ऐसे हैं कि हर रोल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन एक समय था जब नसीर साहब को 2 रोल करने की बहुत इच्छा थी, जो उस समय उन्हें नहीं मिले थी। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की ख्वाहिश कभी अधूरी नहीं रहती। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दुख सुख से भरी है ये जिंदगी है ये। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और आज आपको कहानी सुनाते हैं नसीरुद्दीन शाह साहब की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी, लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के कारण यह राह उनके लिए आसान नहीं थी। उनके पिता चाहते थे कि वे एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी करें, लेकिन नसीर साहब के मन में थिएटर की दुनिया बस चुकी थी। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेकर उन्होंने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। लेकिन उनका यह सफर इतना भी आसान नहीं था। इन्होंने जब मुंबई का रुख किया तो उनका सामना हुआ लगातार रिजेक्शन से। इंडस्ट्री में उस वक्त राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स का बोलबाला था, और नसीर अपने अलग अंदाज और लुक की वजह से कहीं फिट नहीं बैठते थे। उनका संघर्ष इतना बड़ा था कि कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सोचा कि शायद उनका सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ओए ओए साल 1975 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत ने नसीरुद्दीन शाह साहब को एक नई पहचान दी। इसके बाद आक्रोश, अर्ध सत्य और स्पर्श जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग बना दिया। इन सभी फिल्मों में उनका अभिनय इतना दमदार था कि लोग भूल जाते थे कि वे किसी फिल्म को देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि यह किरदार असली है। फिर चाहे वो मंडी का दलाल हो, सारांश का बूढ़ा पिता या मिर्जा गालिब की जिंदा दिली, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, नसीर साहब अपने शानदार अंदाज से उस दौर के चहेते सितारे बन गए। ऐसा सितारा जिसने अपने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया था। यह सितारा जब भी स्क्रीन पर आया, देखने वाले के दिल पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। उनकी कॉमेडी ने पब्लिक को खूब गुदगुदाया तो एक्शन में भी उसका अलग ही अंदाज नजर आया, और इसी तरह से उन्होंने हम सबका दिल जीता था। मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके ओके। पिंटो पिंटो, वो बहरा है, बहरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब ओम पुरी जी को अपना सबसे जिगरी दोस्त क्यों कहते हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी थिएटर के जमाने से ही दोस्त थे। दोनों ने फिल्म जगत में भी साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। एक बार ओम पुरी ने नसीरुद्दीन शाह की जान भी बचाई थी। इस बात का जिक्र नसीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब देन वन डे अ मेमोयर में किया है। साल 1977 की बात थी। ये दोनों कलाकार फिल्म भूमिका के लिए शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों नसीर साहब अभिनेता जसपाल से बात नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर खटपट चल रही थी।
एक होटल में ओमपुरी और वो डिनर कर रहे थे कि तभी जसपाल आए और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की पीठ पर चाकू भोंक दिया और भाग खड़े हुए। ओमपुरी ने जब ये देखा तो जल्दी से नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल ले गए और उनकी जान बचाई, और तब से इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। यानी सुधरोगे नहीं तुम लोग? नहीं। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत के अभिनेता का हैंडसम होना सबसे जरूरी माना जाता था। उसी दौर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे औसत दिखने वाले अभिनेताओं ने भी फिल्मों का रुख किया था और अपने लुक्स को लेकर कई मुश्किलें भी झेली थीं। ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह भी उन्हीं दिनों थिएटर से निकलकर फिल्मों में काम ढूंढने मुंबई आए थे। उनके लुक को देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी जी ने कहा था कि ऐसे शक्ल वाले इंसान एक्टर बनने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं। खैर, ये बात अलग है कि शबाना आजमी जी ने ओमपुरी साहब के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया था और खुद भी उनकी एक्टिंग की प्रशंसक बन गई थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब शबाना आजमी जी ने अपनी इस हरकत के लिए ओमपुरी साहब से माफी भी मांगी थी। दोस्तों, इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो आप हमारी ओमपुरी साहब की ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए आपको उनके जीवन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप इस वीडियो के बाद इसे भी जाकर जरूर देखें। मुझे जो धक्का दिया है, अगर ये नसीरुद्दीन शाह मुझे धक्का नहीं देता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। क्या बात है, क्या बात। नसीरुद्दीन शाह का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। इन्होंने मुसलमानों के जनसंहार पर की गई टिप्पणी की थी, जिसने देश में को विवाद का बड़ा मौका दे दिया था। इन्होंने हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद पर सवाल उठाया था और कहा था कि हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये हमारी मातृभूति है, हम यहीं के हैं, हमारा परिवार और पीढ़ियां यहीं के हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं की मिट्टी में मिले हैं और हम 20 करोड़ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसी दौरान नसीरुद्दीन शाह ने लव जिहाद कानून पर भी अपनी राय रखी थी। उन्होंने इस कानून के खिलाफ जाकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद के नाम पर जो अभियान चलाया जा रहा है वो सब एक तमाशा है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक बातचीत को रोका जा सके। जिन लोगों ने यह मुहावरा गढ़ा है वे जिहाद का मतलब ही नहीं जानते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को मानेगा कि एक दिन इस देश में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। दोस्तों, इसके आगे जो इन्होंने अपनी बात कही उसे सुनने के बाद ही पूरी भारत ने इन्हें काफी खरी खोटी सुनाई थी। इन्होंने कहा कि मैं एक बात कभी नहीं भूल सकता, जब नरेंद्र मोदी को मौलवियों ने टोपी दी थी तो उन्होंने उसे नहीं पहनी। ये बात मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं उन्हें जालीदार टोपी में देखना चाहता हूं। और आगे कहा कि उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। क्यों, जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह साहब के अंदर इतना गुस्सा कब और क्यों आया ये कोई नहीं जानता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिलती है। 1987 में गुलजार की फिल्म इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्म देकर 90 का दशक आते आते नसीर साहब ने व्यापारिक फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। साल 2008 में आई अ वेडनेसडे में नसीर साहब की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया, तो उसके बाद इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और द डटी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार यह साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, आज तो ये थी बॉलीवुड के दमदार एक्टर नसीरुद्दीन शाह की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट
द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन। राइट।